नमस्कार। एक बार फिर प्रोफेसर अभय दुबे का स्वागत है। और आज एक हम बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बहुत एक इम्पोर्टेंट मोड़ पे खड़े हैं। दो फेज का इलेक्शन हो गया है। आंकड़े और लोगों के हिसाब से ऐसा लगता है कि पहले और दूसरे फेज में जो सपा गठबंधन है उसका एज एज नहीं, उसकी काफी आगे बढ़त रही है। वो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन ने कहीं काम किया है। ये जो थर्ड फेज और फोर्थ फेज की आज बहुत ब्रीफ में अब भाई साहब आपसे समझना चाहेंगे। मैं जो समझ रहा हूं, थर्ड फेज तो एक तरह से आपके घर का फेज है, तो इसमें आपसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता है। और जो ये थर्ड फेज है, मुझे ऐसा लगता है ये कॉकटेल है। कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिले, अवध के 5 जिले, 6 जिले, 5 जिले बुंदेलखंड के, कुछ एक मिक्स है। तो इसका बिल्कुल एक तरह से ये नहीं, मतलब इसको ये नहीं होगा कि सब ऐसे ही बह रहे हैं। और दूसरा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन यह है कि ये जो थर्ड फेज है, यहां पे अखिलेश यादव इज ऑन हिज ओन। मतलब वहां पे था कि अखिलेश यादव आरएलडी, मतलब जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन। यहां पे 16 जिलों में, 9 जिलों में यादव बाहुल्य, यादव साथ होने के साथ साथ डिसएडवांटेज की इनके ऊपर एक टैग लगा लगता है कि ये बहुत ज्यादा यादववादी, इत्यादि इत्यादि। पहले थोड़े इस पे चर्चा कर ले। थर्ड फेज में आपको क्या लगता है कि इनके क्या चैलेंजेस हैं? पिछली बार इनका परिवार अलग अलग था। वैसा थर्ड फेज का चैलेंज। देखिए, मैं इसको कुछ उदाहरण के साथ पेश करना चाहूंगा। पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था, और वो एक ऐसा झटका था जिससे वो बहुत बात तक उबर नहीं पाए। हमें देखना ये चाहिए कि आखिरकार जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बनी थी 1990 के दशक की बिल्कुल शुरुआत में, उस वक्त वो इस इलाके में पिछड़े वर्ग की राजनीति किस तरीके से किया करते थे। तो मुलायम सिंह जी की विशेषता ये थी कि वो अपनी प्लेट इस तरह सजाते थे जिससे वो केवल यादवों की पार्टी बनकर नहीं रह जाती थी, गैर यादवों को भी बड़ी रणनीतिक कुशलता के साथ में, गैर यादव पिछड़ों को भी कहीं लोधियों को टिकट मिलता था, कहीं शाक्य काछियों को टिकट मिलता था, कहीं गढ़ियों को टिकट मिलता था। इस तरह करके वो पूरा पिछड़े वर्ग का एक गुलदस्ता इस पूरे इलाके में बना देते। अब मैं इस बार आता हूं। इस बार देखिए, इटावा सदर जो मेरा अपना शहर है, शहर के अंदर मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा, जिंदगी के शुरू के 24 साल मैंने उसी शहर में गुजारे। आप इटावा सदर को देखिए। इटावा सदर में तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा की उम्मीदवार सरिता भदौरिया है, और सरिता भदौरिया का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। उनका एक वीडियो क्लिप घूम रहा है, वो आपने देखा होगा। वीडियो जी क्लिप बहुत कुछ कहता है, और वीडियो क्लिप ये भी बताता है कि मीडिया आखिरकार कौन कौन सी बातें लोगों को बताने से कतरा रहा है। और दूसरे, बहुजन समाज पार्टी ने संतू गुप्ता को उतारा है, जो वहां पे काफी लोकप्रिय हैं, और नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है। और उन्होंने वहां का देवी के मंदिर का जो जीर्णोद्धार वगैरह कराया था, इसकी वजह से उनकी बड़ी अच्छी मान्यता है। और समाजवादी पार्टी ने राम सिंह शाक्य के बेटे को टिकट दिया है, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट से कई बार इटावा से एमपी हुए थे, सांसद हुए थे। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव कैसे जीतती थी इटावा सदर में। भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों का, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का, उन्हें बहुत निष्ठापूर्ण समर्थन प्राप्त होता था। उसके बाद में गैर यादव पिछड़ों के जो 50,000 से ज्यादा काफी वोट है, वो उन्हें प्राप्त होता था। लोधी राजपूत बिरादरी का बहुत बड़े जबरदस्त समर्थन प्राप्त था। कल्याण सिंह भाजपा के थे, और साथ में शाक्त बिरादरी का समर्थन प्राप्त होता था। तो यादव और मुसलमान गठजोड़ के बावजूद भी पिछले चुनाव में सरिता भदौरिया जीत गई थी। इस बार क्या है, क्योंकि राम सिंह शाक्य के बेटे को टिकट दिया गया है, इसलिए शाक्य बिरादरियों के वोट पूरी तरीके से भाजपा को नहीं मिलेंगे, ज्यादातर वोट राम सिंह शाक्य के बेटे को मिलेंगे। इधर संतू गुप्ता की वजह से जो वैश्य वोट है, वो भी बड़े पैमाने पर भाजपा से कट के आएगा, क्योंकि उसको दिखाई पड़ रहा है कि जाटा वोट उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर पहली संतू गुप्ता चुनाव जीत गए, तो भारत इटावा के इतिहास में पहली बार होगा कि एक वैश्य को विधायक बनने का मौका मिलेगा। तो बात यह है कि भाजपा का जो वोट आधार है, उसके अंदर दोनों तरफ से सेंध लग रही है, और वो सेंध बड़ी मजबूत किस्म की है। फिर हमारे सामने सरिता भदौरिया का वो क्लिप आता है जिसमें वो लोगों से कह रही है, माइक पे कह रही है, माइक उनके हाथ में है, और वो कह रही है कि आप हमारा दिया हुआ अनाज भी खा गए, हमारा दिया हुआ तेल भी पी गए, नमक भी खा गए,
और इसके बावजूद भी हमारे इस नमस्ते के जवाब में आपके मुंह से नमस्ते नहीं निकलता है। तो ये जो बात है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जिस लाभार्थियों के संसार के ऊपर अपना भरोसा किया है, वो भरोसा उस तरह से कामयाब होते नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस तरह से परवान नहीं चढ़ रहा है जो उन्हें उम्मीद थी। मैं ये नहीं कह रहा जी हूं कि लाभार्थियों का लाभ भाजपा को बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो जो सोच रहे थे कि हर व्यक्ति इसको हमने राहत पहुंचाई है, वो हमारे प्रति कृतज्ञ होकर हमारे वोटर में बदल जाएगा, और नागरिक को लाभार्थी और लाभार्थी को वोटर में बदलने की जो राजनीतिक प्रौद्योगिकी एक नए तरह की वोटिंग गोलबंदी को जन्म देगी, वो भी उसके ऊपर एक सवालिया निशान। सरता भदौरिया का क्लिप बताता है कि उसके ऊपर सवालिया निशान है। जी जी 2017 में जो अखिलेश यादव के परिवार में बड़ी खींचतान थी, हम लोग जानते हैं उस खींचतान का किरदार क्या था, और उसकी वजह से उसके जनाधार में संशय था। आज वो संशय नहीं है। इटावा, एटा, मैनपुरी, फरकाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज वगैरह ये सारे इलाके जो हैं, इस इलाके में समाजवादी पार्टी एकताबद्ध होकर पूरे उत्साह के साथ में और मुसलमान वोटों के निष्ठावान समर्थन के साथ में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने टिकटों का बंटवारा भी इस तरीके से किया है कि गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोट भी उनकी तरफ आए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश को भारतीय जनता पार्टी से इस इलाके में कम से कम 75% नतीजे छीनने होंगे। अगर वे 75% नतीजे इस इलाके में नहीं छीन पाते, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्हें जो मोमेंटम मिला है, वो मोमेंटम वो गंवा देंगे। जी लेकिन और, मैं जी 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 और प्लीज अगर इस इलाके में जो उनका अपना पारिवारिक जनाधार है, इस इलाके में भी अगर देखिए सारे के सारे लोग सैफई आते हैं, वहां जाके वोट डालते हैं पूरे परिवार के लोग, जी जी लोग जानते हैं ना सर। तो आप जाहिर है कि ये उनका क्षेत्र है। अगर अपने क्षेत्र में भी चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का ख्याल होना छोड़ देना चाहिए। जी नहीं, और मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा था कि दो चीजें। एक तो शुरू में वो योगी जी चूंकि गोरखपुर से लड़ रहे थे और बीजेपी के बाद नेताओं ने चैलेंज किया कि भाई तुम भी लड़के दिखाओ, तुम भी, तो जो उनका लड़ना करहल से हुआ, वो एक उनके लिए बड़ी भारी चुनौती, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उस जगह की सीटों को भी डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। कल एक अमित शाह साहब ने एक अजीब सा बयान दिया परसों कि मुलायम सिंह यादव को भी उतरना पड़ा। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव बाप बेटा छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी का पुराना अध्यक्ष छोड़ दीजिए, वो वहां से एमपी हैं। अगर एमपी अपनी सीट में जाके वोट नहीं मांगेगा तो क्या कहीं दूसरे की कन्याकुमारी में जाके वोट मांगेगा? ये कहां कहां के अमित शाह साहब ले आते हैं जिसका सिर न पैर है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को अपनी सीट से आके वोट मांगना था। अखिलेश यादव उनके लड़के भी हैं समाजवादी पार्टी, तो करीब 1.5 लाख सिर्फ यादव वोट है करहल। हाँ नहीं, और अगर वहां पर केवल यादव ही अखिलेश को वोट देते तो उन्हें चुनाव में नहीं हराया जा सकता है। जी जी, और समाजवादी और उन्होंने भाजपा ने बघेल को खड़ा किया है। हाँ, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको खड़ा किया है। तो वो चाहते हैं कि ऊंची जातियों का इनके पक्ष में एक ध्रुवीकरण हो, और साथ में गैर यादव पिछड़े इनकी तरफ आए और अखिलेश को करारी टक्कर दे। तो टक्कर वगैरह तो फिर ठीक है, किस हद तक होगी हमें नहीं पता, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उनके चुनाव जीतने में कोई संदेह नहीं है। और ये बात सही है, चूंकि उन्होंने इस इलाके से पर्चा भरा है, तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी पूरे ज्यादा बड़े जोश के साथ में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में ये बहुत जरूरी मैं समझता हूं इस तीसरे दौर का बहुत महत्व है। तीसरे दौर में अगर ये लोग बहुत अच्छे परिणाम इन लोगों ने हासिल नहीं किए, तो आप समझ लीजिए कि ये जो हाइप है पूरी कि इनकी हवा चल रही है, ये फिर हाइप खोखली साबित होगी। यहाँ पे इनको दिखाना होगा करके कि हम बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, और भाजपा ने पिछली बार जो किया था वो एक अपवाद था, वो एक नियम नहीं था। जी, अब मैं थोड़ा फोर्थ फेज की इसलिए बात कर ले रहा हूं कि अगली बार जब आपसे बात होगी तब तक चौथे फेज का भी इलेक्शन हो चुका होगा। चौथे फेज में बहुत मजबूत थी भाजपा, 60 में से 52 सीटें भाजपा की थी चौथे फेज में। और वो मैं जरा जिले जल्दी से बता दूं, जो लोगों को यूपी का भौगोलिक ज्ञान है उनको समझ में आएगा। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, इन 60 सीटों में मैं जानकारी के लिए भी बता दूं, इसमें से 16 रिजर्व सीट हैं, करीब 25-26% रिजर्व सीट हैं। मैं जानकारी के लिए और दो जानकारियां और दे दूं कि 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पे 30% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट वोटर्स हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर वहां पे अखिलेश यादव हैं
तो यहां पे जैसा लोगों का एक जनरल मानना है कि नहीं नहीं मायावती जी बहुत अच्छा सहारनपुर इलाके में करती हैं, फिर ईस्टर्न, ये भी मायावती जी का एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। तो मुझे ऐसा लगता है, और दूसरा रायबरेली, रायबरेली को जितना भी खराब कह लिया जाए कि बिल्कुल भाजपा की हवा चल रही है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ वो आज भी हमदर्दी रखते हैं। वो कितनी रखते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, हमदर्दी रखते हैं। तो मेरा ऐसा मान, जी लखीमपुर खीरी का भी जिक्र कीजिए। हाँ, और लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ी बात, लखीमपुर खीरी जहां पे इनको पिछली बार 8 में 8 सीट पूरा मतलब भाजपा का वो था, उस लखीमपुर में इस बार करीब 26%, और मैं ये फिगर इसलिए बता दे रहा हूं, 26% शेड्यूल कास्ट है, 21% मुस्लिम हैं, 2.5% सिख हैं, और 100% टेनी जी हैं। तो टेनी जी वहां पूरी तरह से उपस्थित हैं, उनके लड़के छूट गए हैं अब जी। और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो फोर्थ फेज है, ये शायद मेरे ख्याल में जैसे यहां पे अखिलेश यादव जी को अपनी को दमखम दिखाना है, यहां पे शायद मायावती जी और बीएसपी को अपना दमखम दिखाना है। और मैं अभी भी मान रहा हूं कि डायरेक्टली बीएसपी अगर बढ़ रही है तो वो सीधे सेंध लगा रही है भाजपा के वोट में। किस लिहाज से? इस लिहाज से क्योंकि जो बीएसपी के जो वोट इस समय आ रहे हैं, जो उनके अपने बेस वोट छोड़ दीजिए, लेकिन उनके पास से बहुत से वोट शिफ्ट होते थे भाजपा में, जो खास करके जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग नॉन जाटव बोलते थे। मैं नॉन जाटव और उसमें वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में वो जाटव नहीं है, वो दूसरे वो आ जाते हैं। मोटे तौर पे शेड्यूल कास्ट सपा के साथ नहीं जाते हैं, मोटे तौर पे। इस बार अगर बीएसपी आके अपनी खोई हुई जमीन, अच्छा बीएसपी हरदम सेकंड रही है, बीएसपी वोट प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में पिछले 20 साल में या तो फर्स्ट रही या सेकंड रही एक इलेक्शन में, और मैं ये विधानसभा और लोकसभा सब इलेक्शन को लेके बात कर रहा हूं। एक इलेक्शन में थर्ड पे रही है जहां पे 19% ये थे और 20% पे सपा थी, बाकी सारे उसमें या तो फर्स्ट या सेकंड रही है। तो बसपा को इस समय रूल आउट कर देना कि उनके पास 12-13% होंगे, ये गलत है। मैं एक आपको और जानकारी दे दूं, जो पिछला लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पिछला, उस इलेक्शन में बसपा ने 65 सीटों में लीड लिया था, 65 सीट्स। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपा ने 45 उसके एमएलए थे, लेकिन 41 सेगमेंट्स में से लीड ले पाए थे, और बीजेपी 271 या 272 सेगमेंट में लीड ले पाए थे। ये मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि 2019 में जब हवा बह रही थी इतनी, वो तब वो 65 सीट पे बसपा के लोग अपने विधानसभा में लीड लिए थे। देखिए, आपका विश्लेषण बहुत मानीखेज है और इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। देखा ये जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुकोणीय कैसे, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को बहुकोणीय कैसे बनाएगी। तो एक तो उसका स्थायी आधार होता है जाटव वोट, लेकिन इस इलाके में एक जाटवों के बाद जो उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी बिरादरी है, पासी बिरादरी। अब मुझे लगता है कि पासी बिरादरी का भी इस इलाके में खासी मौजूदगी है, और पिछली बार पासियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन पासी अतीत में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। मेरी जहां तक जानकारी है, इस बार पासी भारत समाजवादी पार्टी की तरफ झुके हुए हैं। पासी कुछ इलाके में और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इस इलाके में वो झुके हुए हैं। तो मुझे लगता यह है कि जो दलित वोटरों के सघन इलाके हैं, उन सघन इलाकों में समाजवादी पार्टी अपने मुसलमान, यादव और दूसरे जनाधार वगैरह को लेके खड़ी होगी, और जो पिछड़ों का उसने गुलदस्ता बनाया है उस गुलदस्ते को पेश करेगी। और अगर पासियों का समर्थन भी उसको मिलता है तो उसकी अच्छी उपस्थिति चौथे दौर में होगी समाजवादी पार्टी। लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि कुल मिलाकर इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रह सकता है इस चौथे दौर में। अच्छा, नहीं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में मेरा ऐसा मानना है कि अब जो भी कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी का हो, आशीष मिश्रा जी का छूटने से वोट की दृष्टि से मुझे अभी भी लगता है कि नुकसान होगा। ऐसा मुझे लगता है कि वोट की दृष्टि से नुकसान होगा। और आशीष मिश्रा ने जो काम किया है, जो काला कारनामा किया जी, उसका असर केवल किसी एक हिस्से पे नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि देश की जनता कितनी भी समुदायों और जातियों में और धर्मों में बटी हुई हो, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, इस तरह का जघन्य अपराध होता है, तो सभी लोगों पर उसका असर होता है और सभी लोग उसको उस अपराध को दंडित करना चाहते हैं।
मुझे लगता है लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के इलाके में जिस तरीके से जीप से कुचला गया है आंदोलनकारियों को, उसका कुल मिलाकर भाजपा को संचित नुकसान होना चाहिए। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीलीभीत का जो इलाका है, लखीमपुर खीरी का जो इलाका है, उसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी की भी उपस्थिति है, और वो जी लोग इस वक्त भाजपा के खिलाफ भीतर से बगावत कर रहे हैं। जी भाजपा उनकी बगावत को रोक नहीं पा रही है उनको। जी तो कई ऐसी शक्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। जी और तो वो उसका नुकसान भाजपा को होना लाजमी है। तो ये हाँ इलाका जो मोटे तौर पर भाजपा के लिए काफी जरखेज इलाका था, इसमें भाजपा को किस्म किस्म की चुनौतियां मिल रही हैं। हाँ, जैसे बांदा में एक बता दूं, छोटा सा बांदा, एक बुंदेलखंड का एक छोटा सा हिस्सा जब इसमें आता है, वहां 4 में 4 भाजपा को पिछली बार मिली थी, क्लीन स्वीप था। बीएसपी 3 पे सेकंड रही थी और कांग्रेस 1 पे थी। इस बार जो मतलब बहुत से लोग, रविकांत जी आते हैं, आपके भी कई उनके साथ रहते हैं, वो वहीं को बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम मिनिमम 2 सीट से लेकर 3 सीट तक भाजपा हार सकती है। तो बांदा से भी जो खबरें आ रही हैं बहुत अच्छी नहीं है भाजपा के लिए। तो मेरा मेरा ये मानना है कि चौथा दौर ये रहेगा, और पांचवें दौर से फिर वो जो यादव, मुस्लिम, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे लोग फिर अपनी जुगलबंदी करने लगेंगे। और एक चीज और लोग, एक जल्दी से मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि उसके बाद एक चीज और नहीं भूलना चाहिए कि मायावती जी के 6 एमपी उसी इलाके से आ रहे हैं। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर से उनके एमपी आ रहे हैं, जो कहीं 1,61,000, 1,19,000, 95,000 वोटों से जीते हैं 2019 में जब हवा बह रही थी। तो बिल्कुल रूल आउट बीएसपी को कर देना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जरूर है कि उनके वोट ज्यादा बढ़ने से वो सपा का ज्यादा नुकसान कर रही हैं कि भाजपा का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ये डिबेटेबल हो सकता है। नहीं, ये देखिए, अभी हम लोग इन बातों के बारे में अभी तय नहीं कर सकते। ये बहुत, देखिए, हर निर्वाचन क्षेत्र की अलग अलग स्थिति है। अगर आपको इन चीजों के बारे में कुछ बारीक कताई करनी है तो निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर जाकर विश्लेषण करना होगा। उसके आंकड़े हमारे सामने होने चाहिए। किस पार्टी ने कौन सा उम्मीदवार उतारा है, उस उम्मीदवार का प्रभाव क्षेत्र क्या है, वो किस तरीके से कौन से समुदाय को प्रभावित कर रहा है। तो वैसे इटावा का मैंने अभी आपके सामने एक थोड़ा छोटा सा विश्लेषण पेश किया, जी एक जी एनालिसिस पेश किया। इस जी तरह के कुछ एनालिसिस हम लोगों को करने होंगे, तब हम समझ पाएंगे कौन किसके वोट काट रहा है। जी बहुजन समाज पार्टी की अगर उपस्थिति इस इलाके में सशक्त है, जो कि है, आप बता रहे हैं, लोकसभा के चुनाव की लीगेसी बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, इस सशक्त की वजह से वो लोग भी इस इलाके में अपना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, पिछली जी बार जब भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी तो बहुजन समाज पार्टी को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ था। जी अब उनको अगर सीटें मिलेंगी तो किसके खाते से आएंगी? हाँ हाँ सीटें तो 403 ही है। हाँ ऐसी कोई नहीं सीटें बढ़ गई हो, सीटें तो वहीं से आनी है। हाँ। अगर बीएसपी जीत रही है, कुछ सीटें जीतती है इस इलाके में, जो कि निश्चित रूप से जीतेगी, तो वो भी तो भाजपा का ही नुकसान होगा उससे। नहीं, ये बात आपने ठीक कही, ये बात आपने ठीक कही। मैं अब जरा सा थोड़ा प्रोफेसर साहब इसलिए आपसे समझ लूं क्योंकि एक बहुत बड़ी एक चेंज हुआ है पंजाब की राजनीति में। पंजाब की राजनीति, जहां पे पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह की वजह से, अंदरूनी खींचतान की वजह से थोड़ी मुश्किल में पड़ रही थी आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी ये जो एक कुमार विश्वास साहब का एक बात आई और उसके बाद हर आदमी कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस भी चैलेंज कर रही है, अकाली दल भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये 2017 की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जिस समय ये माना जा रहा था कि आप बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन वही खालिस्तान कनेक्शन या फ्रेंड्स ऑफ खालिस्तान कनेक्शन, ये सब करने से उनकी मुश्किल हुई थी। इस बार फिर वही स्थिति आ रही है। देखिए, तो आप जी तो आनंद जी जी, मैं ये मानता हूं कि पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी ने इसलिए नहीं हारा था क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगे थे। उसकी वजह दूसरी थी। इस बार भी आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पाती है तो इस वजह से नहीं होगा। उसकी अच्छा वजह कुछ और होंगी जिनका हम लोग विश्लेषण करेंगे। मेरा जी मानना है कि आम आदमी पार्टी के प्रति जो रुझान है पंजाब में, वो रुझान इस कुमार विश्वास के इस वक्तव्य से प्रभावित नहीं होगा। उस रुझान अच्छा के पीछे परिवर्तन की बड़ी जबरदस्त आकांक्षा है। 70 साल तक दो पार्टियों ने अदल बदल करके राज्य किया है और अकाली दल के जरिए भाजपा भी वहां पर राज्य करती रही है। इस बार वहां पे बड़े पैमाने पर वोटर ये चाहते हैं कि एक नई पार्टी आए, और वो नई पार्टी और कोई नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी है। घटनाक्रम को इस तरह से चला है कि वो सारा फोकस जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हो गया है।
पिछली बार आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की थी, मुख्यमंत्री पद का एक सिख जाट चेहरा घोषित नहीं किया था। इस बार उन्होंने वो गलती नहीं की है। देखिए, मान की लोग जो भी आलोचना करें, भगवंत मान की जो भी आलोचना की जाए कि वो उनका व्यक्तिगत आचरण क्या रहा है अतीत में, लेकिन वो पंजाब में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। हाँ, नहीं 2 बार एमपी हुए हैं, लोगों से चुन के आए हैं वो। और ऐसे वैसे एमपी नहीं हुए हैं, जबरदस्त एमपी हुए हैं। और पिछली बार लोग विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो सफलता मिली थी, उसमें भी मान की भूमिका, विधायकों को चुनवाने में मान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बना दिया है। जब उनके सामने ये था कि भाई इसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं अच्छा, और इससे हमें किस किस तरह का लाभ हो सकता है, वो सब। दूसरे, पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है, हम लोग जानते हैं, दोआबा, मांझा और मालवा। जो चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने जो मजबूरी में ही सही, लेकिन एक जो बड़ा दांव खेला है, जिसको कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं, कांग्रेस उसको चेंज कार्ड के तौर पर पेश कर रही है। पंजाब में दलित वोटों का जो इतिहास है, अगर आप उसको देखें, तो दलित वोट बहुत 3 बड़े हिस्सों में बटे हुए हैं, और वो भौगोलिक रूप से भी बटे हुए हैं, और वो एक साथ कभी वोट देते नहीं रहे हैं। इसीलिए दलित आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी पंजाब की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। आप सोचिए, कांशी राम ने, जो खुद रमदसिया थे और पंजाब के ही थे, वो पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी वहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पंजाब की दलित राजनीति को इतना प्रभावित क्यों नहीं कर पाया? उसकी वजह थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्हें दलितों के बीच में एकता करने की सुविधा प्राप्त थी, उस तरह की सुविधा पंजाब में नहीं थी। पंजाब की दलित आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो वाल्मीकियों का है, जिनको हम मजहबी सिखों के नाम से जानते हैं। ये लोग उन रविदासियों और रामदासियों से भी संख्या में बड़े हैं, जिस समुदाय के सदस्य खुद मुख्यमंत्री चन्नी है, और कांशीराम भी उस समुदाय के थे। तो भौगोलिक रूप से भी ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि चन्नी को रविदासी दलितों का बड़े पैमाने पर समर्थन मिल सकता है जी, वो वोट कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि आधर्मी, तीसरा समुदाय जो आधर्मियों का है, और ये समुदाय जो वाल्मीकि मजहबी सिखों का समुदाय है, वो भी कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के ऊपर बटन दबाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। पंजाब में दलित इतने हैं कि अगर सारे दलित चाहें और किसी एक पार्टी को वोट कर दे तो सत्ता में आ सकती है। भाई, अभी पिछली जनगणना के हिसाब से 32% है। जो अगली जनगणना के आंकड़े जब सामने आएंगे तो मुझे पूरी यकीन है कि वो 36% निकलेगा आंकड़ा। इस वक्त व्यवहारिक रूप से पंजाब में 36% दलित आबादी है, लेकिन ये दलित आबादी का जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जनसंख्या मूलक वितरण है, वो वितरण कुछ इस तरह का है, और उनकी जो सामाजिक निष्ठाएं हैं उनकी, वो जिस तरीके से बटी हुई हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि दलित कार्ड एक तरफा कांग्रेस के लिए चल रहा है। और अगर दलित कार्ड कांग्रेस के लिए एक तरफा नहीं चलेगा तो कांग्रेस ये चुनाव नहीं जीतेगी। हाँ, अगर पंजाब के दलित ने एक स्वर से तय कर लिया है कि उन्हें कांग्रेस को ही वोट देना है, तो कांग्रेस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। जी जी, मैं एक चीज जरा और प्रोफेसर साहब, क्योंकि एक चन्नी जी का एक बयान आ गया, वो जो यूपी वाला आ गया था, और उसका बयान हुआ कल, उनको क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा उनको, मतलब फिर से टीवी। आप इसको कैसे देखते हो? चन्नी जी का बयान मतलब मन की बात जुबान पे आ गई थी, कि अनायास था, कि स्पर ऑफ द मोमेंट में था, कहना कुछ चाहते थे, बोल कुछ गए, क्या था? केवल चन्नी के बयान पे ही नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि बगल में कौन खड़ा था। चन्नी के बगल में प्रियंका गांधी खड़ी हुई थी, जो हंस रही थी और तालियां बजा रही थी, चन्नी की हौसला अफजाई कर रही थी। ये वही प्रियंका गांधी है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है चुनावी मुहिम में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कांग्रेस के नेतृत्व की ये नई पीढ़ी है, इसकी पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस कितनी कम है, और वो कहां कर रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव हो रहा है। आप प्रियंका गांधी की गलती वहां कैसे कर सकती हैं? और जब संवाददाता लोग आम लोगों से पूछते हैं कि क्या चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देने से कांग्रेस एकताबद्ध होकर उनके साथ होगी, तो कोई भी मतदाता ये नहीं कहता कि कांग्रेस की कलह इससे समाप्त हो जाएगी। मतदाताओं के लिए, आम मतदाताओं के लिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि बटी हुई पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि लोग बटी हुई पार्टियों को पसंद करते हैं।
समाजवादी पार्टी का क्या हश्र हुआ था? जब जैसे ही दिखाई पड़ता है कि नेतृत्व में बंटवारा है और लोग दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बहुत जगह यादवों ने भी वोट नहीं दिया होगा 2017 में। वो गति पंजाब में कांग्रेस की हो सकती है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा एक समझने की दृष्टि से प्रोफेसर साहब, क्योंकि जो चन्नी जी के बयान पे प्रधानमंत्री जी भी कूद पड़े, मतलब सब लोगों ने उसको बताना शुरू किया, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा अपनी समझ के लिए दो बयान को मैं देखना चाह रहा हूं। चन्नी जी ने बयान ये दिया कि भाई यहाँ के, जो मैं समझता हूं कि भाई वहां के रोजगार प्रभावित होते हैं, यहाँ के लोग जाके वहां के रोजगार नहीं मिल पाता है, इस तरह की बात थी जो एक समय महाराष्ट्र में भी हुआ था, शिवसेना ने किया था, बहुत से लोग कहते हैं और बहुत से लोग किए हैं उन्होंने। क्योंकि जो जो मैं कम से कम समझाऊं उसमें कहीं ना कहीं लोकल आदमी के प्रति उनका ये था, प्रेम था कि भाई उसको रोजगार मिले। लेकिन इसी के साथ यही प्रधानमंत्री जी एक 10 दिन पहले आपकी वित्त मंत्री कहती है यूपी टाइप, और आप भी हैं और मैं भी हूं यूपी का, यूपी टाइप गाली जैसे उन्होंने यूज किया था। उन्होंने रोजगार के अवसर की बात नहीं की थी, और किसी एक व्यक्ति ने आके उसका, चन्नी साहब ने आके कम से कम कल अपना एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छा बुरा जो भी हो, और लेकिन वो जहां तक पंजाब की बात है उससे यूपी में बहुत खराब असर हो गया, यूपी में कांग्रेस साफ हो जाएगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन पंजाब में अगर उसका दूसरा पक्ष देखिए तो पंजाब को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। यहां पे वो यूपी टाइप कह रही हैं और बीजेपी का कोई भी आदमी उठ के ये नहीं कह रहा है कि गलत हुआ है। हमको और आपको यूपी टाइप क्या होता है भाई, ये क्या यूपी टाइप होता है, तो ये भी जरा नरेंद्र समझना मोदी, चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी राजनीतिक समझ हमेशा ही सवालिया निशानों के तहत रही है, और निर्मला सीतारमण भी इसी प्रकार की मंत्री हैं। उनसे आप बहुत राजनीतिक कुशलता की, कौशल की और सावधानी की अपेक्षा मत कीजिए। वो किस किस्म की वित्त मंत्री हैं, अर्थव्यवस्था किस तरह से चला रही हैं, इसका अगर आपको वास्तव में हाल पूछना हो तो अब अरुण शौरी से और सुब्रमण्यम स्वामी से पूछिए। वो बताएंगे कि दरअसल ये, जी हाँ, ये उनके वो घर में भी पूछ सकते हैं, नहीं उनके घर में भी बता रहे हैं लोग। हाँ, उनके घर में ही बता देंगे, उनके उनके हाँ, पति भी बता देंगे। तो जी वो जी सब बातें मैं आपकी समझ रहा हूं। है क्या कि चूंकि आम आदमी पार्टी मुख्य तौर पर अभी तक दिल्ली की पार्टी रही है और उसने पंजाब के चुनाव में जबरदस्त हस्तक्षेप किया है, तो उसके खिलाफ एक क्षेत्रीय कार्ड खेलने की कोशिश अकाली दल भी कर रहा है और कांग्रेस भी कर रही है। अब सवाल यह है, अकाली दल का क्षेत्रीय कार्ड खेलने का तरीका अलग है और कांग्रेस का खेलने का तरीका अलग है। सुखबीर सिंह बादल का वक्तव्य देखिए। सुखबीर सिंह बादल अपने वक्तव्य में ही कहते हैं कि अकाली दल अकेली ऐसी पार्टी है जो पंजाबियत की नुमाइंदगी करती है, बाकी सभी पार्टियां बाहर की हैं। वो कांग्रेस को भी बाहर का बताते हैं। अच्छा, अब आप भी सोचिए, ये अकाली दल है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में का स्वाभाविक गठजोड़ मित्र हुआ करता था, जिसके बारे में प्रकाश सिंह बादल कहा करते थे कि मांस और नाखून का रिश्ता है भाजपा के साथ में। किसान आंदोलन में वैसे ही गठजोड़ टूटा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पंजाबियत की नुमाइंदगी करती थी या नहीं करती थी, ये तो सुखबीर सिंह बादल को बताना होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, सुखबीर सिंह बादल ने पंजाबियत की नुमाइंदगी का दावा किया, लेकिन उन्होंने बाहरी लोगों का विरोध भी किया, लेकिन ऐसा बयान नहीं दिया जो कि चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया। चरण सिंह चन्नी की शैली, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिस जोश में आकर बयान दिया है, इस तरह के बयानों के पार्टियों और नेताओं को हमेशा ही नुकसान उठाने पड़ते हैं। सफाई से केवल काम नहीं चलेगा। जी जी कांग्रेस को मैं पंजाब में भी नुकसान होगा इसका, और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी इसका नुकसान होगा। मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कम से कम अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से ज्यादा पंजाब बार बार जाना चाह रहे हैं, 2-3 बार जा चुके हैं, उनकी मीटिंग कैंसिल हो रही है, वो लखीमपुर में मीटिंग करनी है, कह रहे हैं एलआईयू रिपोर्ट आ गई इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। अंतिम प्रश्न ये इसी पे कंक्लूड करेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी लुकिंग फॉर सम, क्या किस पे इलेक्शन लड़ा जाए। नैरेटिव सेट कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत मतदाता मंडल है, उसमें जो ब्राह्मण हिस्सा है, वो नैरेटिव सेट करता था। भाजपा का चुनाव कौन उठाता था? भाजपा का चुनाव ब्राह्मण मतदाता उठाता था। इस बार ब्राह्मण मतदाता कोई भाजपा के खिलाफ घोषित रूप से नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने भाजपा से, जैसे जाटों का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया है घोषित रूप से, उस तरह ब्राह्मणों ने नहीं किया है। वो अभी भी भाजपा का जो सामाजिक गठजोड़ है उसके हिस्से बने हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण मतदाता खामोश है।
जी नहीं वो मैं चुनाव, भाजपा का चुनाव उठाने में, नैरेटिव सेट करने में जो परंपरागत भूमिका निभाता था, वो भूमिका नहीं निभा रहा है। जी मैं इसको मैं बस देखता हूं। जी मैं नहीं, ये इसी बात को मैं आपकी बात को सिर्फ आगे बढ़ा दूं। मैं कल एक शादी में था, वो एक ब्राह्मणी मतलब मेरे बड़े भाई जैसे, उनके यहाँ शादी थी। मतलब वर पक्ष वधु पक्ष दोनों ब्राह्मण थे, एक दीक्षित जी थे, एक पांडे जी थे। वहां पे बहुत से ब्राह्मण लोग थे। तो वो मैंने ठीक से देखा कि 10 में से 6-7 ब्राह्मण ये कह रहे थे, नहीं नहीं, अब मालूम नहीं कहां से फिगर लाए थे कि 800 ब्राह्मणों की जो वो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 800 की फिगर मुझे नहीं मालूम, व्हाट्सएप से कहीं उनको 800 की फिगर मिल गई थी। दूसरे जो कह रहे थे जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो ब्राह्मण क्या करेगा, जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो ब्राह्मण। वो दोनों तरह के एक था, एक लेकिन एक बड़ा तबका ब्राह्मण को ये मान रहा था कि इन लोगों ने हमारे साथ, वो बीजेपी को रेफरेंस करके, कि इन्होंने हम ये जो लोगों के साथ संशय है, मेरा कहना है कि इससे पहले ब्राह्मण ब्राह्मण मतदाता संशयहीन था, दुविधाहीन होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ था। चुनाव दर चुनाव पिछले 40 साल से वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। भाजपा जीते हारे, ब्राह्मणों का 65% 70% वोट भाजपा को मिलता था। ये जो संशय आ गया है इस मतदाता में, ये संशय भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। उस नुकसान की मात्रा कितनी होगी, वो नुकसान कितना बहुमुखी होगा कि एकमुखी होगा, ये सब चीजें अभी ये 10 मार्च को पता चलेंगी। लेकिन उससे नुकसान निश्चित रूप से पहुंचना है, कितना पहुंचेगा नहीं पता। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अब अगले हफ्ते तक 2 फेज के इलेक्शन तो कंप्लीट हो चुके होंगे, हम लोग छठे फेज 5वें फेज पे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।